Hello students, welcome back to the online class. This is the second part of the chapter cell cycle and cell division. In the previous part we have discussed about the cell cycle and its phases, interphase and M phase, and in this part we are going to discuss about the cell division. In this video we are going to cover all these topics. First of all, cell division, then amitosis, mitosis, karyokinesis, prophase, metaphase, anaphase, telophase and lastly cytokinesis. Okay, so let's begin. Cell division. It is a process in which parent cell divides into two identical daughter cells and both the daughter cells have an exact copy of the hereditary material present in the parent cell. सेल डिवीजन क्या होता है? जब एक कोई सेल इंटरफेस को कवर करते हुए, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था सेल साइकिल जिसमें इंटरफेस हमने पढ़ा था. इंटरफेस में सेल क्या करता है? ग्रो करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है. तो इन सारे प्रोसेसेस के बाद में जब सेल एम फेज में पहुंचता है तो वहाँ जाकर के वो दो एग्जैक्टली अपनी कॉपी में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, जो वो दो नए सेल्स बन रहे हैं दे आर नोन एज डॉटर सेल्स. ठीक है, वो अपने पेरेंट की एकदम फोटोकॉपी होते हैं और दे आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स कहते हैं. तो जो पेरेंट में हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है सेम वही हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है वो उनके डॉटर सेल्स में जो न्यू फॉर्म सेल्स हुए हैं वो उनमें भी जाता है. फिर जो नए फॉर्म सेल्स हुए हैं, जो नए सेल्स बने हैं वो फिर सेल साइकिल में जाएंगे एंड देन अगेन दे विल क्रॉस होल इंटरफेस एंड देन अगेन दे विल गो टू एम फेज एंड अगेन दे विल डिवाइड. अब वो दो डॉटर सेल्स अब डिवाइड होंगे तो उनसे 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे. ठीक है, एंड दिस साइक्लिक प्रोसेस गोज ऑन. ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस हमेशा चलता रहता है. सो सेल डिविजन इज द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल जो ऑलरेडी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है वो जब दो पार्ट में दो सेल्स में डिवाइड होता है, सो दोज न्यू सेल्स आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स एंड दे आर द एग्जैक्टली कॉपी ऑफ देयर पेरेंट सेल्स. ओके, सो द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई सेल नीड्स टू डिवाइड. सेल को डिवाइड होने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? द रीजन्स आर फॉर ग्रोथ. सबसे पहला रीज़न क्या है? ग्रोथ के लिए. क्यों? अगर सेल हम डिवाइड नहीं होगा, हमारी बॉडी में अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी. ठीक है, एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, देन दोज 2 सेल्स अगेन डिवाइड फॉर 4 सेल्स, देन दोज 4 सेल्स अगेन डिवाइड टू गिव 16 सेल्स. है ना? तो इस तरीके से जो डिवीजन होता है इससे सेल्स बढ़ते जाते हैं, बनते हैं, नए सेल्स बन रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं और हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो भी पॉसिबल हो पाती है. ठीक है, जैसे आप छोटा सा बेबी देखते हैं, जब वो बर्थ लेता है तो छोटा सा बेबी कितनी हाइट वाइट उसकी कितनी छोटी होती है, हैंड्स एंड ऑल दैट सो स्मॉल्स. है ना? बट जैसे जैसे उसकी बॉडी के अंदर सेल्स डिवाइड होते हैं तो बेबी का क्या होता है, वो जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी डेवलप होता है, ग्रो होता है. ठीक है, आप प्लांट को देखिए, आप प्लांट को छोटा सा प्लांट आपने सो किया सॉइल में, तो जैसे जैसे उसके बॉडी के अंदर सेल्स डिवाइड होते हैं तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है प्लांट का वो चेंज होने लगता है, वो बड़ा होने लगता है, ग्रो करने लगता है. ठीक है, सो फॉर ग्रोथ प्रोसेस वी नीड टू डिवाइड द सेल. ओके, द सेकेंड रीजन इज फॉर रिपेयर. रिपेयर से मतलब है कि अगर आपको कहीं पे चोट लग गई है या प्लांट्स की बॉडी में कोई डैमेज आ गया है तो उस डैमेज को फुलफिल करने के लिए, उस वुंड को फुलफिल करने के लिए, उसको सही करने के लिए उस जगह पे नए सेल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं और रिपेयर करते हैं पुराने सेल्स को. ठीक है, पुराने सेल्स को रिपेयर करके वहाँ पे नए सेल्स बनते हैं और उसको कवर अप करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हमारी बॉडी में कहीं पे चोट लगती है, कट लगता है, तो कुछ दिन आप देखते हैं कि वहाँ पे एक नई स्किन आ गई है. कैसे? क्योंकि उस जगह पे जो सेल्स आपके डैमेज हुए थे उस जगह के, उस जगह पे नए सेल्स आ जाते हैं और वो पुराने सेल्स को कवर अप करते हैं, रिपेयर करते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ फॉर रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट यानी अगर कोई सेल्स पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उस जगह पे नए सेल्स बन जाते हैं और पुराने सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है, या डेथ हो जाती है पुराने सेल्स की तो नए सेल्स बनते हैं और पुराने वाले सेल्स को रिप्लेस करके उस जगह पे नए सेल्स आपके आ जाते हैं और बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. ओके, द लास्ट रीज़न इज़ फॉर रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्यों होता है? हमारी बॉडी में 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक सेल्स होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो जर्म सेल्स होते हैं. जर्म सेल्स में जब डिवीजन होता है तो दैट इज़ फॉर द रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. जर्म सेल्स जब डिवाइड होता है तो वो एक नया इंडिविजुअल जो होता है वो फॉर्म करता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे पॉपुलेशन जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, नए इंडिविजुअल्स हमें मिलते हैं और हमारी जो अर्थ का जो बायोस्फीयर का जो
बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नए इंडिविजुअल्स नहीं बनेंगे और पुराने इंडिविजुअल्स के तो एज यू नो कि जिनका बर्थ हुआ है उनकी डेथ भी होगी, तो पूरे बायोस्फीयर से क्रिएचर्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स है वो गायब हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। तो जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट का वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए इंडिविजुअल्स को लाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सेल जो होते हैं, जर्म सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं नए इंडिविजुअल्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस में सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी नीड टू डिवाइड द सेल्स। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एमाइटोसिस, एंड द सेकेंड वन इज़ माइटोसिस, एंड द थर्ड वन इज़ मियोसिस, ठीक है। सेल डिवीजन आपके 3 टाइप्स के होते हैं। हम तीनों टाइप्स के जो सेल डिवीजन होते हैं उनको एक एक करके अभी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज़ योर एमाइटोसिस. Amitosis is a simple method of cell division which is also known as direct cell division. एमाइटोसिस को हम डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का अदर जो सेक्स होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. इट इज़ केपेबल, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद से डिवाइड कर लेते हैं, उन्हें किसी अपोजिट सेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो उनके साथ में इंट्रैक्ट हों और डिवाइड हों. सो इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट रीमैक इन 1841. ये सबसे पहले रॉबर्ट रिमैक ने 1841 में इसको ऑब्जर्व किया था. इट इज़ अ डायरेक्ट डिवीजन मेथड विच टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनमें आपके जैसे प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें ये पाया जाता है. प्रोकैरियोट्स जैसे आपके अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सब में ये डिवीजन देखा जाता है. इसमें क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि डायरेक्ट डिवीजन होता है, इसमें किसी भी तरीके का अदर सेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं. हमारे बॉडी में 2 तरीके के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स. तो वैसे ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें ये होता है. और इसमें क्या होता है, किसी डायरेक्ट सेल जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है. इट इज़ अ मेथड सेल डायरेक्टली डिवाइड. In this method, cell directly divides by M phase, और मल्टीप्लिकेशन फेज में डायरेक्ट जाता है. इसको इंटरफेस से जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सेल जो होता है डिवाइड के लिए पहले इंटरफेस से जाता है फिर एम फेज में जाता है. पर एमाइटोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता. सेल जो होता है वो आपका डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पे नीचे बगल में डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये आपका एक सेल बना हुआ है, ये आपका एक सेल दिया हुआ है. ये सेल साइज़ में पहले इंक्रीज़ करेगा. अब ये सेल क्या कर गया, साइज़ में इंक्रीज़ कर गया, ठीक है. इंक्रीज़ करने के बाद में इसके अंदर का तो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है, डीएनए है, ये भी साइज़ में इंक्रीज़ कर गया, ठीक है. उसके बाद इस सेल के बीच में यानी साइटोप्लाज्म, ये आपको बीच में देख रहे होंगे डिप्रेशन है, ये बीच में आप देख रहे हैं डिप्रेशन अंदर की तरफ में धंसा हुआ है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रिक्शन. इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रिक्शन होता है और सेल जो होती है आपके 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. अगेन आई रिपीट, एक सेल होता है, ये सेल जो होता है वो पहले साइज़ में इंक्रीज़ होता है, अपने आप को इंक्रीज़ करेगा. इंक्रीज़ के अंदर में जेनेटिक मटेरियल्स वो भी इंक्रीज़ होंगे, ज़्यादा आपको साफ साफ डेंस हो जाते हैं जेनेटिक मटेरियल. देन इसके बीच में ये इस तरीके से कॉन्ट्रिक्शन होता है, ठीक है. दिस इज, ये जो आपके अंदर की तरफ में आप ये डेप्थ देख रहे हैं, जो अंदर की तरफ में धंसा हुआ मटेरियल देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रिक्शन. CONTRI कॉन्ट्रिक्शन, ठीक है. ये कॉन्ट्रिक्शन पहले आपके अंदर के जेनेटिक मटेरियल को अलग अलग करता है, उसके बाद फिर बाहर के साइटोप्लाज्म को, बाहर वाली बॉडी को भी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देता है. सो दिस इज कॉल्ड एज योर एमाइटोसिस. इसमें सेल ना तो इंटरफेज में गया है, ना तो ग्रो मतलब इंटरफेज में जाकर के ना तो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, कुछ भी नहीं ज़रूरत है. ओनली अ सेल, अ पेरेंट सेल सिर्फ बड़ा होता है. जैसे ही वो ग्रो करेगा, बड़ा होगा, वो बीच से डिवाइड होने लग जाएगा, ठीक है. और जो बीच में जो डिप्रेशन, आपको ये डिप्रेशन जो आपका बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रिक्शन. इसे हम कॉन्ट्रिक्शन कहते हैं. और डिप्रेशन के बाद में बनते बनते ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, बहुत ज़्यादा डीपर हो जाता है. और ये डीपर होने के बाद में एक सेल को 2 सेल में डिवाइड कर देता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज योर एमाइटोसिस.
ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, यानी जिनके पास में सिंगल सेल्स होते हैं, जैसे कि आपके प्रोकैरियोट्स, उनमें पाया जाता है। डायरेक्ट डिवीजन मेथड होता है, किसी भी फेजेस के थ्रू ये नहीं जाता, डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है। एंड इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट रीमैक इन 1841. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एमाइटोसिस. द नेक्स्ट इज माइटोसिस. माइटोसिस सेकेंड टाइप ऑफ डिवीजन होता है सेल का. जब मतलब सेल एम फेज में पहुंचता है तो पहले अगर प्रोकैरियोट्स में जो होता है वो माइटोसिस देखा जाता है. एंड देन यूकैरियोट्स से आपका माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है. यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स में आप माइटोसिस का प्रोसेस देखेंगे. इसमें क्या होता है, इट इज़ द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डिवीजन विच टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. In this method, cell goes through both interphase and M phase. In mitosis, one parent cell divides into two identical daughter cells. इसमें क्या होता है कि माइटोसिस आपका इनडायरेक्ट प्रोसेस है. इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये पहले डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता है. पहले ये इंटरफेज में जाएगा, यानी अपने आप को ग्रो करेगा, सारे रॉ मटेरियल्स लेगा, फिर उसके बाद फिर वो रेप्लिकेट होगा एंड देन वो जा करके डिवाइड होगा. सो दिस इज नॉट अ डायरेक्ट मेथड. ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है. ये इंटरफेज में पहले जा करके तब डिवीजन फेज में जा रहा है. सो दिस इज नॉट अ डायरेक्ट मेथड, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है. बॉडी के सोमैटिक सेल्स में ये होता है, आपके सारे सेल्स में नहीं होगा. जो भी सोमैटिक सेल्स होंगे, यानी हमारी बॉडी में जर्म सेल्स, जर्माइनल सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ करके जितने भी सेल्स होते हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है. तो उनमें होता है, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यानी जिनके पास में बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, उनमें ये देखा जाता है, ठीक है. इन माइटोसिस वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल आइडेंटिकल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, यानी सेम अपनी ही कॉपी को के दो डॉटर सेल्स को क्रिएट करता है, ठीक है. माइटोसिस वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई स्ट्रैटसबर्गर इन 1875. सबसे पहले माइटोसिस को डिस्क्राइब किया था स्ट्रैटसबर्गर ने 1875 में. एंड द टर्म वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाई वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1882. और टर्म माइटोसिस जो है उसको सबसे पहले किसने बोला था? वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में, ठीक है. बगल में आप डायग्राम देख सकते हैं कि किस तरीके से सर्टेन फेजेस होते हैं माइटोसिस में. माइटोसिस जो होता है वो कई पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ये पार्ट्स हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं. तो जस्ट अ शॉर्ट क्लिप ब्रीफ में इसको डिवाइड किया गया है. जैसे इंटरफेज में आप देख सकते हैं कि इंटरफेज में एक सेल बना हुआ है, सेल में कई सारे क्रोमोसोम्स आप अंदर की तरफ देख सकते हैं. देन वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ज़्यादा डार्क में पेयर्स डार्क होकर के ईजिली हमें देखने को मिल रहे हैं इसमें, इस वाले फेज़ में. देन उसके बाद फिर लेट प्रोफेज में आप देखते हैं कि ये पेयर जो क्रोमोसोम्स थे वो और ज़्यादा डार्क होकर के सेंटर की तरफ में आने शुरू हो गए हैं. एंड देन मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो जाते हैं. एनाफेज में डिवाइड होकर के दो पार्ट्स में अलग अलग हो जाते हैं. टेलोफेज में दो अलग अलग सेल जो हैं वो आपको अब दिखने लग गए हैं. एंड देन हमें दो नए डॉटर सेल्स जो होते हैं वो एक डॉटर सेल से, ये आपका एक डॉटर सेल्स था उससे हमें दो डॉटर सेल्स हमें मिल गए. अब हम ये सारे फेजेस एक एक करके बहुत क्लियरली पढ़ने वाले हैं. ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लास में, क्लास 10th में माइटोसिस के बारे में पढ़ा हुआ है. जस्ट एक क्विक रिवीजन एक बार आप देख लीजिए क्या चीज़ होता है, ठीक है. सो माइटोसिस जो होता है वो आपका दो पार्ट. सो माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू टू मेन इवेंट्स, या टू पार्ट्स में, टू फेजेस में माइटोसिस को हम डिवाइड करते हैं. पहला फेज होता है कैरियोकाइनेसिस का, दूसरा फेज होता है साइटोकाइनेसिस का. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था. कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. तो पहले सेल के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. वो बाद में साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है. तो एक सेल के अंदर में न्यूक्लियस का पहले डिवीजन होगा. जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसमें 4 फेजेस होते हैं. 4 फेजेस के बाद में न्यूक्लियस डिवाइड होता है. पहला फेज होता है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड देन टेलोफेज. सो कैरियोकाइनेसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 इंपॉर्टेंट फेजेस that are prophase, metaphase, anaphase and telophase. And afterwards
इसके बाद में क्या होता है, आपका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है सेल का, जो अब बाहर की तरफ में साइटोप्लाज्म, या आप कह सकते हैं कि सेल वॉल जो होती है वो डिवाइड होती है और नए डॉटर सेल्स को क्रिएट करती है। ठीक है, तो दीज टू इंपॉर्टेंट फेजेस। अब हम एक एक करके कैरियोकाइनेसिस के सारे जितने भी फेजेस हैं चारों को एक एक करके स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस इसमें होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है? इट इज़ द स्टेज ऑफ माइटोसिस डिवीजन जस्ट आफ्टर द इंटरफेज। इंटरफेज में के बाद में जो पहला फेज आता है डिवीजन में, उसे हम कहते हैं प्रोफेज। इसमें होता क्या है एक्चुअल में? इंटरफेज में ये जैसे आपका सेल है, सेल के अंदर में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है एंड देन सर्टेन क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हमें क्लियर नहीं दिखते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इंटरफेज में, इसलिए हम इंटरफेज कह रहे हैं इसे। इंटरफेज में इतनी चीज़ें हमें दिखती हैं। ठीक है, इंटरफेज में ऑलरेडी जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि एस फेज में अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना करके आते हैं। ठीक है, तो इंटरफेज में क्या होता है, सारे क्रोमोसोम्स, जब अगर हम बात करें कि पहला क्रोमोसोम जैसा दिखता है, आप लोगों ने 10th में क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखने में कैसा होता है। जस्ट रिविजन के लिए मैं बता सकती हूँ कि एक क्रोमोसोम जो होता है वो आपका, या क्रोमैटिन फाइबर जो होता है, पहले ऐसा दिखता है। ठीक है, आफ्टर रेप्लिकेशन, जब उसमें रेप्लिकेशन होता है तो उसकी एक सिस्टर क्रोमैटिड जो होती है वो बन जाती है, यानी ये जो होते हैं वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ले लेता है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, पहला क्रोमोसोम जो पहले होता है विदाउट रेप्लिकेशन वो आपका कुछ ऐसे दिखता है। इसके अंदर में 2 DNA के स्ट्रैंड होते हैं। हम जो इसके ये आर्म्स होते हैं, इसके अपर स्ट्रक्चर टेलोमियर कहलाता है, सेंट्रल पार्ट आपका सेंट्रोमियर कहलाता है। सेंट्रोमियर के ऊपर में सर्टेन प्रोटीन की कवरिंग होती है जो कि काइनेटोकोर कहलाती है। ठीक है, और एंड्स को हम टेलोमियर कहते हैं। ठीक है, ये इसके आर्म्स हैं क्रोमोसोम के। जब इसमें रेप्लिकेशन हो जाता है, जब ये अपनी फोटोकॉपी बनाता है, तो ये अपनी सेम एक एग्जैक्टली कॉपी बना लेता है और हम इस कॉपी को कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। हम इसकी कॉपी को क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपके DNA के 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों आर्म्स में स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये आपको इंटरफेज में, कंप्लीट स्ट्रक्चर इंटरफेज में आपका तैयार हो जाता है क्रोमोसोम का। ठीक है, ये मैंने आपको देखा होगा कि मैंने ये 2-2 लाइंस के पेयर करके मैंने क्रोमोसोम्स को बनाया हुआ है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रोफेज, जैसे कि अब इसमें आपको कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रही है, न्यूक्लियोलस भी दिख रही है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स भी बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। ठीक है, जैसे ही इंटरफेस से प्रोफेज की तरफ में सेल बढ़ता है, एट दैट टाइम जो सेंट्रोजोम है, जो कि सेंट्रोजोम बाहर, न्यूक्लियस के बाहर सेंट्रोजोम होता है, वो 2 पार्ट में ऑलरेडी हमारा डिवाइड हो चुका होता है एट द टाइम ऑफ एस फेज। एस फेज में ही सेंट्रोजोम डिवाइड होकर के क्या बनाता है? ये सेंट्रियोल बना रहा है। ठीक है, इसको हम डिवाइड के बाद क्या कह रहे हैं? सेंट्रियोल कह रहे हैं। ठीक है, अब ये सेंट्रियोल जो होते हैं वो थोड़ा सा प्रोफेज में जैसे पहुंचते हैं तो ये आपस में अलग होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये अपोजिट पोल्स की तरफ में जाने लगते हैं। आप सेकेंड लेट प्रोफेज में आप देख सकते हैं कि ये एक सेंट्रियोल एक पोल में है, दूसरा सेंट्रियोल दूसरे पोल में, तो ये अपोजिट पोल्स में जाने लगते हैं, चाहे वो ऊपर और नीचे की तरफ में हो, चाहे लेफ्ट और राइट की तरफ में हो। ठीक है, आप यहाँ पे क्रोमैटिन के थ्रेड्स भी देख सकते हैं, ये क्रोमैटिन के थ्रेड्स हैं आपके, ये सेंट्रोजोम हो गया। ठीक है, अर्ली प्रोफेज, ये आपका पहला जो प्रोफेज होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में। अर्ली प्रोफेज में आपका सेंट्रोजोम जो होता है वो अलग होना स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं और डेंस होकर के, डार्क होकर के हमको क्लियर विजिबल होने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है लेट प्रोफेज में आकर के आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी बहुत हल्का होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसे डिसअपियर होना है। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपको और डार्क, एकदम बटरफ्लाई, देखिए आप देख रहे हैं एकदम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जैसा, और डार्क हमें दिखने लगते हैं और डेंस हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपके सेंट्रोमियर्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच करके, अपोजिट पोल से पहुंच करके सेंट्रियोल हो जाते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स में से जैसे ही वो अपोजिट पोल से पहुंचते हैं, वो सेंट्रियोल जो होता है वो चेंज हो जाता है एस्टर में। किस में चेंज हो जाता है? एस्टर में। Here it is given centriole moves to opposite poles and now it will be called as aster.
जैसे ही सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स में पहुंचता है तो अब हम इसे कहते हैं एस्टर। क्या कहेंगे इसे हम? एस्टर कहेंगे। एंड एस्टर में से छोटी छोटी आप ये रेस देख रहे हैं, ये छोटी छोटी रेस फॉर्म होना शुरू करती हैं। दीज आर नोन एज एस्टर रेस। इसे हम क्या कहते हैं? एस्टर रेस कहते हैं। ठीक है, these are here it is given, aster will form small thread like rays are called as aster rays। इसे हम क्या कहते हैं? एस्टर रेस कहते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज में हम लोगों ने क्या क्या चेंज देखा? सबसे पहले हम प्रोफेज में क्या देखते हैं? जो सेंट्रोजोम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होकर के ऑपोजिट पोल्स की तरफ में जाना रहता है, हो जाता है। जब हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल जो होता है वो धीरे धीरे दो अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाने लगता है। एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड एज, जैसे ही वो अपोजिट डायरेक्शन से पहुंच जाता है तो उसे हम एस्टर कहते हैं। एस्टर में से छोटी छोटी रेज निकलती हैं जिसे हम एस्टर रेस कहते हैं। क्रोमैटिन के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत डार्क होकर के एकदम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर्स लेते हैं और डेंस हो जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसअपियर होने लगता है। न्यूक्लियोलस जो होता है, साइड में जो न्यूक्लियोलस दिया रहता है वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, हल्का हो करके वो डिसअपियर होने लगता है। सो दीज आर ऑल चेंजेस। आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी आपके धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। सो दीज आर सर्टन चेंजेस विच हैपन्स एट द स्टेज ऑफ प्रोफेज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू। प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। देन द नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? अब जैसे आपने देखा कि मेटाफेज में इट इन दिस स्टेज sensed chromosomes will come in equator or mid of the nucleus and will arranged in a single line to produce an apparent plate called as metaphasic plate। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सारे के सारे एक सेंटर पे आकर के अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, हमने इससे पहले देखा था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो धीरे धीरे आपके क्या होते हैं? डार्क होकर के मूव करना शुरू हो जाते हैं। जो आपस में उलझे हुए थे क्रोमैटिन फाइबर इंटरफेस के समय में वो एकदम अलग अलग होकर के पेयर बना करके क्या होते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर्स बिल्कुल मूव करने लगते हैं उस सेल में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है, लेट प्रोफेज में आकर के बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है वो। और मेटाफेज के आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट चेंज जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। सेकेंड इज एस्टर्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स में पहुंच करके एस्टर रेज बना लेते हैं। ठीक है, उन एस्टर में से जो लॉन्ग रेज निकल रही हैं ये आपकी छोटी छोटी रेज हैं, और जो लॉन्ग बड़ी बड़ी लंबी लंबी रेज निकल रही हैं दैट इज कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स। अब वो स्पिंडल फाइबर्स भी बनाना स्टार्ट कर देती हैं एस्टर में से। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो एक प्रोटीन के बने होते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर्स जो बन रहा है एस्टर के हेल्प से वो एक प्रोटीन का बना होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलिन। ये ट्यूब्यूलिन तब सिंथेसिस होता है एट द टाइम ऑफ G2 फेज। G2 फेज के समय में एक प्रोटीन जो प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिंथेसाइज हो रहा था वो प्रोटीन आपका ट्यूब्यूलिन था। वो हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में। ठीक है ना, तो स्पिंडल फाइबर्स आपके डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड चेंज क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स आपके डेवलप हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के हेल्प से। ठीक है, सारे के फोर्थ चेंज क्या होता है? जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेंटर पे आकर के अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, सेंटर पे आकर के एक प्लेट जैसे एक लाइन दिख रही है वैसे अरेंज हो जाते हैं। एंड दिस प्लेट इज नोन एज मेटाफेजिक प्लेट। इस प्लेट को हम क्या कहते हैं? मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो एस्टर्स अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स जो एस्टर से निकल करके आ रहे हैं ये लॉन्ग रेज हैं, ये आप देख रहे हैं ये लॉन्ग रेज हैं, ये सारी के सारे स्पिंडल फाइबर्स हैं। ये क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, अब ये देखिए ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से आ रहा है और सेंटर से होते हुए यहाँ पे आकर के स्टक हो जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज दीज स्पिंडल फाइबर्स ये क्या करते हैं? काइनेटोकोर में जाकर के टक हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स को टाइटली होल्ड करते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स भी आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, दूसरा होता है आपका डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, अब मैंने आपको कहा कि स्पिंडल फाइबर्स आपके टू टाइप के होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं आपके टू टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हम किसे कहते हैं? जो कि एक पोल से स्टार्ट हो रहा है। सपोज ये रे देखिए आप, ये आप देख रहे हैं एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
विदाउट गैपिंग, कहीं रुके हुए ये दूसरे पोल को जाकर के टच कर रहा है, ठीक है। अगेन देखिए ये एक स्पिंडल फाइबर इस एस्टर से निकल करके कहीं भी रुके हुए दूसरे पोल को जाकर के, दूसरे एस्टर को जाकर के टच कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर कंटिन्यूअस। ये एक जगह से, एक पोल से दूसरे पोल में कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक पहुंच रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, जैसे ये देखिए यहाँ से ये जा रहा है, इस जगह जाकर के ये रुक गया, ठीक है। अब ये यहीं पे अटक गया, अब बीच में क्या आ गया, ये क्रोमोसोम आ गया इसके बीच में, ठीक है। तो दूसरा, अब दूसरी तरफ से इसको कौन, दूसरा स्पिंडल फाइबर आ रहा है, वो दूसरी तरफ से इसको टक कर रहा है, ठीक है। वो भी यहीं पे जाके अटक गया, क्यों, क्योंकि बीच में क्रोमोसोम आ गया। तो ये जो इसमें क्या है, दो स्पिंडल फाइबर्स, एक पोल से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा दूसरे पोल से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। इसे हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू एक पोल से दूसरे पोल पे नहीं जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। सो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो आपके दो टाइप्स के आपको समझ में आ गया था। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स को, जैसे कि आपका क्रोमोसोम है, इसको एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से बिल्कुल टाइटली टक करता है, एक टाइप यहाँ से टक करता है, और फिर इसको बीच से डिवाइड करता है। तो एक आधा क्रोमोसोम इस साइड में जाता है, एक पोल पे जाता है, और आधा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे जाता है। ये मैंने पहले भी आपको चेक पॉइंट से बताया था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक सेल में ज़्यादा क्रोमोसोम्स चले जाएंगे और दूसरे डॉटर सेल्स में कम क्रोमोसोम्स आएंगे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये चेक करें कि स्पिंडल फाइबर टाइटली सेंटर काइनेटोकोर को जाकर के टाइटली टक किया है कि नहीं किया गया। अब ये यहाँ पे जाकर के स्पिंडल फाइबर जो यहाँ काइनेटोकोर होते हैं उस पे जाकर के ये चिपक जाते हैं, ठीक है, और इसको अपने पोल की तरफ में इसको खींचते हैं, ओके। सो दीज ऑल चेंजेस हैपन्स इन मेटाफेज। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो जाता है, एस्टर में से जो छोटी छोटी रेज निकल रही होती हैं और उसे हम एस्टर रेज कहते हैं, और कुछ बड़ी रेज निकलती हैं जिसे हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं और टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। जो कि एक पोल से दूसरे पोल पे विदाउट ब्रेक जा रहे हैं उन्हें हम कंटिन्यूअस कहते हैं, और जो कि एक पोल से आकर के एक क्रोमोसोम पे जाकर के टक हो जाते हैं, फिर दूसरे पोल से दूसरा स्पिंडल फाइबर आता है उस क्रोमोसोम को टक करने के लिए, तो इसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर जो होता है वो काइनेटोकोर से जाकर के अटैच्ड होता है, और ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेंटर पे आकर के एक प्लेट बना लेते हैं जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेटाफेज का यही है कि सेंटर पे आकर के मेटाफेजिक प्लेट जो होती है वो डेवलप होती है मेटाफेज में, ठीक है। सो तो थर्ड फेज इज एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ये भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, अर्ली एनाफेज एंड लेट एनाफेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब जैसे कि सेंटर में आकर के सारे डिवाइड हो गए थे, अब आप देख सकते हैं कि सेंटर पे जैसे डिवाइड हुआ आके अरेंज हुए थे, सॉरी, तो अब इसमें से क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स इनको यहाँ पे आकर के पकड़े हुए थे, ये अब अपनी तरफ में इनको खींचेंगे, तो ये बीच से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके ब्रेक खा जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आपके क्रोमोसोम्स हैं, ये सेंट्रोमियर था, ठीक है। अब स्पिंडल फाइबर इसको, एक स्पिंडल फाइबर इसको अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा स्पिंडल फाइबर इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अपनी तरफ खींचेंगे तो ये स्पिंडल फाइबर जो होगा वो बीच से ब्रेक हो जाएगा, तो ये आपका एक इस साइड में एक अपोजिट, ये दोनों के दोनों अपने अपने अपोजिट पोल्स में ये जाएंगे, ठीक है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से ये आपके ब्रेक हो गए, गैप दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से ब्रेक होकर के इसको अपनी तरफ में खींचते हैं, ठीक है। लेट प्रोफेज में ये पोल्स की तरफ में बिल्कुल पूरी तरीके से पहुंच चुके होते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं बीच में काफ़ी लंबा गैप दिख रहा है पोल्स में, लगभग पोल्स के पास में क्रोमोसोम्स मूविंग टू पोल्स, काफ़ी पोल्स के पास में पहुंच चुके होते हैं। तो इन एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर्स जो होते हैं वो आपके डिवाइड होकर के, बीच से सेंट्रोमियर को जो होता है वो डिवाइड हो जाता है और स्प्लिट हो जाते हैं ये क्रोमोसोम्स। ये जो आपके जो क्रोमैटिड्स हैं, यानी ये जो आर्म्स हैं, ये बीच से क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं और दो डॉटर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। अब इनको हम क्या कहेंगे, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स को हम क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स कहेंगे, ठीक है। और कुछ देर बाद क्या होता है, जब लेट एनाफेज में पहुंचते तो ये डॉटर सेल्स बिल्कुल अपोजिट पोल्स की तरफ में अट्रैक्ट होने लगती हैं, जाने लगती हैं और उनसे पोल से जाकर के अटैक
अटैच हो जाती हैं, ठीक है। सो दीज आर चेंजेस हैपन्स इन एनाफेज। एनाफेज में ये सारे चेंजेस होते हैं। द नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जितनी चीज़ें हुई थी उसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपियर हो जाता है, मतलब रीअपियर होने लगता है। आप देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फिर से बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, फिर से बनने लगता है, ठीक। न्यूक्लियोलस जो होता है वो आपका ये जो न्यूक्लियोलस है वो फिर से आपको रीअपियर हो जाएगा, तो न्यूक्लियोलस भी आपका रीअपियर हो जाता है, ठीक है। सेंट्रियोल जो था, अब एक जो थर्ड है वो अब सेंट्रियोल जो था वो वापस सेंट्रोजोम में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्यों सेंट्रियोल, भाई एक सेंट्रोजोम डिवाइड हो करके दो सेंट्रियोल दे रहे थे, अब ये दोनों सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स में पहुंच चुके हैं और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ये क्या करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कवर कर लेगा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कवर कर लेगा। तो एक सेंट्रियोल एक सेल के पास गया और दूसरा सेंट्रियोल दूसरे सेल के पास में गया, तो अब ये क्या कहलाएंगे, अब ये सेंट्रियोल नहीं कहलाएंगे, अब ये कहलाएंगे आपके वापस सेंट्रोजोम कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सेंट्रोजोम जो हो गया वो आप वापस आ गए और इनके पास में अब न्यूक्लियस वापस, अब ये स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो धीरे धीरे गायब होने लग जाएंगे और एक ये आपका दो न्यूक्लियस, एक पहला न्यूक्लियस और ये आपका दूसरा न्यूक्लियस, दो नए न्यूक्लियस आपके फॉर्म हो गए। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे वो वापस आने लग जाएंगे। तो चौथा चेंज आपका ये होता है कि सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो वापस रीअपियर होते हैं। इन शॉर्ट जितना भी चेंजेस आपने प्रोफेज में देखा था जस्ट उसके अपोजिट, से प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ था, आप टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगा, न्यूक्लियोलस वापस आने लग जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स वापस आने लग जाएंगे, सेंट्रियोल जो होता है वापस सेंट्रोजोम में चेंज हो जाएगा, वापस सेंट्रोजोम में चेंज हो जाएगा सेंट्रियोल, और जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। इन दिस स्टेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल रीअपियर, क्रोमोसोम्स विल बी लाइट, क्रोमोसोम्स आपके क्रोमोसोम्स हैं ये लाइट होना शुरू हो जाएंगे, हल्के होने लग जाएंगे और वापस क्रोमैटिन फाइबर में जो होगा वो चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। ईच डॉटर न्यूक्लियस विल हैव इट्स ओन सेंट्रोजोम, और क्योंकि मैंने पहले बताया कि अब ये जो सेंट्रियोल थे वो दोनों के दोनों अब सेंट्रोजोम में वापस चेंज हो जाएंगे। तो दीज ऑल चेंजेस हैपन्स इन टेलोफेज। देन आफ्टर दैट अब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस जो हो गया वो फिनिश हो गया, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया। नाउ साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, यानी बाहर का स्ट्रक्चर जो था वो अब डिवाइड होगा, ठीक है। बाहर के स्ट्रक्चर में देखिए, अब ये जो साइटोप्लाज्म था जो बाहर की तरफ में, जैसे कि पहले एक पेरेंट सेल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, तो पहले क्या था, पहले न्यूक्लियोलस जो था वो दो पार्ट में डिवाइड हुए, ठीक है, न्यूक्लियोलस डिवाइड हुआ, फिर इनके बीच में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स देंगे, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स देंगे। तो ये आप दो अलग अलग डॉटर सेल्स देख सकते हैं, इनका खुद का सेंट्रोजोम है, खुद का अपना सेंट्रोजोम अलग से आप देख सकते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स जो थे वो वापस क्रोमोसोम्स थे वो वापस क्रोमैटिन फाइबर में चेंज हो गए हैं। न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाता है। न्यूक्लियस जो है वो दो अलग अलग न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अगर एक चीज़ और, अगर ये आपका प्लांट सेल्स में हो रहा है, अगर डिवीजन आपका प्लांट सेल का है, तो प्लांट सेल में क्या होता है, इट इज़ डिवाइडेड बाय ए सेल प्लेट, एक बीच में प्लेट बनती है, तब ये आपका सेल जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पर अगर ये एनिमल का सेल है, एनिमल के सेल में डिवीजन हो रहा है, तो बीच में क्या बनती है, फरो बनती है, इस तरीके से फरो बनती है और तब ये जाकर के डिवाइड होता है, इस तरीके से फरो बनेगी और ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस इज डिफरेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में बिल्कुल डिफरेंट होता है साइटोकाइनेसिस। अगर एनिमल सेल्स है तो फरो क्रिएट करेगा और तब डिवाइड होगा, और अगर प्लांट सेल है तो सेल प्लेट बनाएगा और तब डिवाइड होगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट साइटोकाइनेसिस। दिस वाज द लास्ट video of the last part of the video, and in the next part we are going to discuss about the third type of cell division, that is meiosis. Okay, thank you, God bless you.